हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन वर्ल्ड। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू लव स्टोरी। और ये स्टोरी आपको कैसी लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये एक ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है जिसमें वीइंग एक ओमेगा है और वांगजी एक अल्फ़ा है। तो चलिए फ्रेंड, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के फर्स्ट में हमें स्टोरी का मेन लीड वांगजी को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है एंड 3 साल बाद ही अब्रोड से चाइना से वापस आया है। इसने 3 साल पहले जो एक बॉय से एक वन नाइट स्टैंड किया था, आज तक लोग उन फैले रूमर्स को लेकर बातें करते ही रहते हैं। अब हम स्टोरी के दूसरे मेन लीड देखते हैं जिसका नाम वीइंग था, जिसकी आंखें डोर बेल बजने से ही खुली होती है क्योंकि वो सो रहा होता है। अब दरवाजे पे इतने सारे गार्ड्स को देखकर हैरान रह जाता है। वीइंग बोलता है कि तुम लोग कौन हो, और तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। आते ही उसका एक क्वेश्चन था कि मेरा बच्चा कहाँ है। मुझे पता है कि उस दिन वह लड़के तुम ही थे, अब शराफत से सब कुछ उगल दो। वो कन्फ्यूज्ड हो जाता है कि कौन सा बच्चा और कौन सी रात। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, आखिर तुम हो कौन। वीइंग का ये जवाब सुनकर अब वांगजी को गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से में बोलता है, तुम मुझे पहचानने से कैसे इनकार कर सकते हो। और फिर वांगजी अपने आदमियों को वीइंग को पीछे लेके आने के बारे में ऑर्डर दे देता है। अब तो वह उसे बहुत दूर पहाड़ों के बीचों बीच अपने एक घर में ही लेके जाता है। अब एक लाई डिटेक्ट मशीन का इस्तेमाल करते हुए उससे पूछने लगता है कि अब बताओ मेरा बच्चा कहाँ पे है, तुम प्रेग्नेंट थे ना। यह सुन के वो बेचारा वीइंग कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि तुम आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो बटलर फ्रैंक भी उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि उस रात क्या हुआ था वगैरह वगैरह। इसे तो कुछ भी याद नहीं होता। तो बटलर वांगजी को आके बता देता है कि इसका मतलब है वाकई में सच बोल रहा था। इवन कि हमें पता चल जाना था कि अगर वह झूठ बोल रहा होता, क्योंकि हमने लाई डिटेक्टिव मशीन का भी यूज़ किया था। अब तभी उसने एक साइकेट्रिक को भी बुला लिया था। वो भी वीइंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। स्टिल वीइंग को कुछ भी मालूम नहीं होता। इस तरह से वो इसे इंटेरोगेट करने की कोशिश करती है, लेकिन रिजल्ट तो वही रहता है। तो वीइंग बहुत थक हार के इस टॉर्चर से बिल्कुल परेशान होकर कहता है कि वो साइको कहीं का मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैंने कहा भी है ना, मैं उसे नहीं जानता। तो बटलर फंकी उसे सारी बात बताने लग जाता है कि एक्चुअली हमारे जो बॉस हैं ना, उन्हें एक पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब जो उन्होंने फ़ैसला कर लिया, बस कर लिया। वो जानते हैं कि उस रात वो लड़के तुम ही थे, क्योंकि वो कभी किसी बात को भूलते नहीं हैं। सो इसलिए हो सकता है कि वो वाकई में सच हो, और वैसे भी जो वो फैसला कर ले उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। रात के वक्त फिर से इससे क्वेश्चन करने के लिए पहुंच जाता है वांगजी। ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, और यहाँ मतलब वीइंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, और वह यहाँ पे भी कहने लगता है कि साइको कहीं के, और वैसे भी अगर मैंने कुछ कह भी दिया तुमने कौन सा बिलीव कर लेना है। ये सुनकर वांगजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। कह देता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से आज़ाद होना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें कर दूंगा। कल ही तुम्हें जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद तुम जहाँ भी जाना चाहते हो जा सकते हो। तो ना ही तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया जाएगा और ना ही कुछ पीने के लिए। तो वीइंग वांगजी से इतना इरिटेट हो चुका था, तो वो ये सब करने के लिए मान जाता है, और वो कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए जंगल में जाने के लिए भी तैयार हूँ, तुमसे अच्छा तो जंगल है। तो वांगजी वीइंग को जंगल में छोड़ आता है। तो वीइंग कुछ देर जंगल में चलने के बाद वो सोच रहा था कि मैंने सोचा था कि उस जंगल से छुटकर मैं यहाँ से बच निकलूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जंगल में भटक गया हूँ। वीइंग बहुत ज़्यादा घूमता है, इसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। ऊपर से खाने पीने का कोई सामान भी नहीं था। तो बेचारा जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ ढूंढ कर वीइंग बेहोश हो गया। उसे बहुत थकान हो गई थी। वांगजी को सब कुछ पता था कि वीइंग उस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वीइंग के बेहोश होने के बाद वांगजी वीइंग को उठाकर अपने घर ले आता है। रात के वक्त जब वीइंग को होश आता है, तो वांगजी उसे पिस्टल निकाल कर उसे डराने धमकाने की कोशिश करने लग जाता है। अब तो मुझे बता दो कि क्या सच है, हमारा बच्चा है ना, और तुमने उसे कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। वीइंग कहता है, साइको तुम्हें जो पूछना है पूछते रहो, अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। फिर वांगजी वीइंग को रात में तो कुछ नहीं पूछता। फिर सुबह उसके रूम में आता है और वीइंग सोया हुआ होता है। तो वांगजी वीइंग को घूरता रहता है।
विंग को जब जाग आती है तो वो देखता है कि वांग जी उसे घूर रहा है, तो वो रज़ाई में छिपने की कोशिश करता है और साथ ही विंग वांग जी को काफ़ी सारी बातें भी सुना देता है। यह भी कहने लगता है कि मुझे याद है कि तब मेरे साथ एक फ्रेंड भी था उस पार्टी में जिसका कि तुम जिक्र कर रहे हो कि मैंने अब तुम्हें ड्रग दी थी और इवन कि तुम्हारे साथ 1 नाइट भी स्पेंड किया। और अगर मुझे वो मेरी फ्रेंड टिंग जिंग मिल गई ना, तो मैं तुम्हें साफ साफ प्रूफ कर दूंगा कि मैंने वाकई में किसी को भी ड्रग्स नहीं दी थी। वेल यह भी कह देता है कि ठीक है, अगर तुम वाकई में यहाँ से फ्रीडम चाहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा लग रहा था कि वांग जी जो विंग के साथ 1 नाइट स्पेंड की थी, तो वांग जी को उससे प्यार हो गया था, मतलब उससे पसंद करने लगा था और वांग जी नहीं चाहता था कि विंग उससे दूर जाए। तो विंग वांग जी से कहता है कि मुझे तुमसे सिर्फ फ्रीडम चाहिए। तो वांग जी कहता है ठीक है, अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो तुम अपने इनोसेंट को प्रूफ कर दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम बेकसूर हो। तो विंग खुशी से झूम उठता और कहता है क्या सच में? ठीक है, मैं ना तुम्हें ज़रूर प्रूफ दूंगा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और इसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विंग एक शॉपिंग मॉल में जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात अपने क्रश मतलब सुयांग से हो जाती है। ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे। तो विंग अपनी लाइफ को जीना चाहता था, वो किसी के रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था, तो वो सुयांग को पहले से ही मना कर देता है रिलेशन में आने के लिए। तो सुयांग विंग से बहुत कोल्डली बात कर रहा होता है, मतलब एटीट्यूडली बात कर रहा होता है और साथ में सुयांग विंग को यह भी बताता है कि मैं तुम्हारी बहन यांगली से जल्द ही शादी करने वाला हूँ। तो ये सुनकर विंग को हर्ट फील होता है और वो एक चीज़ से टकरा जाता है और वो चीज़ नीचे गिरकर टूट जाती है और वो चीज़ वो बहुत कीमती होती है। विंग को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था कि वो इतनी कीमती चीज़ की भरपाई कैसे करेगा और वो स्टाफ लेडी विंग से कहने लगती है कि अब आपको हर हाल में यह की पेमेंट करना पड़ेगा। तो सुयांग कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? तो विंग कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सुयांग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ और वैसे भी तुम मेरे ब्रदर इन लॉ जो बनने वाले हो। तो विंग कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं और मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तो विंग को और कुछ नहीं सूझता, वो वांग जी के बटलर यानी सेक्रेटरी को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है और सुयांग को विंग ने मना कर दिया था, तो वो थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला जाता है और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो वांग जी की। विंग ने तो सेक्रेटरी को बुलाया था, लेकिन उस सेक्रेटरी के साथ साथ वांग जी भी वहीं आ जाता है। वांग जी बहुत गुस्से में था क्योंकि मॉल के स्टाफ ने विंग के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया था। तो स्टाफ वाले सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि वांग जी वहाँ आया था। तो वांग जी सभी स्टाफ वालों को घूर घूर कर गुस्से वाली नज़र में देखने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम लोगों ने मेरे फियांसे को बुली करने की कोशिश की है? ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है और मैं इसे बुली कर सकता हूँ। तुम लोगों की ऐसी हिम्मत कि मेरे फियांसे को तुम लोग बुली करो। तो विंग वांग जी से कहता है तुम शांत हो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो, इन्होंने मुझे बुली करने की कोशिश नहीं की। तो विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है इनकी जो भी पेमेंट है इन्हें पे कर दो। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और नेक्स्ट डे वांग जी विंग जहाँ रहता है वहाँ पहुँच जाता है और विंग अपनी टेबल पे बैठकर कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। तो वांग जी वहाँ पर आता है। तो वांग जी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और वैसे भी उस शॉप में जो तुमने इतना बड़ा नुकसान किया है उसकी पेमेंट तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो विंग उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से मना कर देता है और साथ में विंग कहता है कि अगर तुम मुझसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम कर सकते हो। तो वांग जी भी अपने साथ फुल इंतज़ाम के साथ आया होता है। अब इतने सारे लॉयर्स को देखकर फ़ौरन विंग कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वेल यहाँ पे जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है कि यह तो एक कार्टूनिस्ट है, मतलब वो कार्टून को ड्रॉ करता है, उसकी बहुत सारी ड्राइंग्स वहाँ पर पड़ी हुई होती है। तो हैरान होकर वांग जी कहता है कि इतना बोरिंग सा काम कैसे कर लेते हो तुम? तो विंग कहता है कि तुम्हारी नज़र में ये
बोरिंग काम होगा, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है। तुम क्या जानो, तुम तो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। तो फिर वांग जी कहता है, अगर तुमने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सफ़र किया है तो ये इमोशनल ड्रामा रहने दो, तुम मेरे फियांसे बन जाओ। ये बात वांग जी वियिंग के बिल्कुल करीब आकर बोलता है, लेकिन वियिंग थोड़ा वांग जी से डर जाता है, तो वो कुछ नहीं बोलता। तो वांग जी वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वांग जी वियिंग को अपने घर लेके आता है, जो कि अब जंगल के बीचों बीच नहीं था बल्कि सिटी में ही होता है। और रात को वियिंग और वांग जी दोनों डिनर कर रहे होते हैं, तो वांग जी वियिंग से थोड़ा टोंट मारकर वियिंग को मना कर देता है कि तुम खाना यहाँ नहीं खा सकते, तुम खाना अपना खुद बनाओ। और वियिंग भी गुस्से में उठकर किचन में चला जाता है और वो कुछ नूडल्स बनाता है, और जो वो खाने के लिए लेके आता है, डाइनिंग टेबल पे बैठता है खाने के लिए। तो वांग जी कहता है, ये नूडल्स तो मुझे भी टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि ये नूडल्स मेरे घर के किचन में बने हैं और मेरे ही सामान से और मेरे ही पैसों से बने हैं। वांग जी ये सब इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वांग जी को वियिंग के हाथ का बना खाना खाने का मन कर रहा होता है, इसलिए वियिंग को ये सब कहता है। तो वियिंग भी वांग जी को टेस्ट करने के लिए नूडल्स सर्व कर देता है। तो वांग जी इतने चाव से नूडल्स को खाता है कि वियिंग को मन ही मन बहुत अच्छा लगता है कि वांग जी इतने प्यार से उस नूडल को खा रहा है। तो वांग जी कहता है, इतने अच्छे नूडल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। तो वियिंग बाहर से तो नहीं दिखाता कि उसे अच्छा लगा वांग जी की ये कहने से, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश होता है और अपने आप से कहता है कि वैसे आज तक मेरी इतनी तारीफ़ कुकिंग में किसी ने नहीं की है। फिर खाना खाने के बाद रात को ही वियिंग की मम्मी का कॉल आ जाता है। तो वियिंग की मम्मी वियिंग को बोलती है कि तुम्हारी बहन की शादी है तो तुम्हें घर आ जाना चाहिए अब, और मैं चाहती हूँ कि तुम शादी में ज़रूर आना। तो वियिंग कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल आऊँगा। और वियिंग की ये सारी बातें वांग जी सुन रहा होता है। एक्चुअली वांग जी एक कंपनी का बहुत बड़ा प्रेसिडेंट होता है, तो उसे भी इनकी बहन की शादी में आने का इनविटेशन कार्ड मिला हुआ होता है। सो इसने भी जाने का डिसाइड कर दिया था। तो नेक्स्ट डे वियिंग ने एक सिंपल सी ड्रेस पहन रखी थी शादी में जाने के लिए। तो इतने में वांग जी वहाँ आता है और कहता है, तुम ये ड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं पहन के जाओगे, क्योंकि तुम मेरे साथ जा रहे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी रेपुटेशन ख़राब हो। तो फ़ौरन ही वांग जी अपने सेक्रेटरी को कहता है कि वियिंग के लिए एक न्यू ड्रेस लाई जाए। तो वियिंग उस न्यू ड्रेस को पहनकर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, तो वो ड्रेस पहनकर वो शादी में जाता है। वियिंग शादी में जाते ही वो अपनी सिस्टर से मिलता है। तो यांगली वियिंग का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि शुयांग और वियिंग पहले ही रिलेशनशिप में थे। तो यांगली कहती है कि अब शुयांग तुम्हारा नहीं है, अब मेरा हो जाएगा फाइनली। शुयांग भी वियिंग को बहुत पसंद करता था और ये बात यांगली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और फ्रेंड्स, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको पहले नहीं बताया कि शुयांग का आंखों का ऑपरेशन हुआ था। इसकी वजह से शुयांग की मेमोरी चली गई थी। उसने वियिंग के साथ जो समय बताया था उसे वो बिल्कुल याद नहीं था। तो अब हम स्टोरी में देखते हैं कि शुयांग वियिंग को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसकी मेमोरी जाने के बाद वो वियिंग को पसंद नहीं करने लगा। तो यांगली वियिंग को साफ साफ मना कर देती है कि तुम शुयांग से अब दूर ही रहना, उसके करीब भटकने की सोचना भी मत, और वैसे भी उसके बच्चे की माँ मैं बनने वाली हूँ। तो ये बात सुनकर वियिंग को हर्ट होता है। वियिंग वहाँ से इमोशनल होकर वहाँ से चला आता है कि मेरा अब उससे बात करने का कोई मकसद नहीं है। अब उनकी शादी में वांग जी एंट्री लेता है। तो सारे रिपोर्टर्स वांग जी को घेर लिया था, लेकिन उसकी नज़रें तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी क्यूट से वियिंग पे थी। और वियिंग का इसका उल्टा, वियिंग तो वांग जी से छुपने की कोशिश करने लगता है, ये सोचकर कि पता नहीं ये साइको मुझसे अब क्या क्या क्वेश्चन करेगा कि मेरा इस शादी से क्या रिलेशन है और मैं इस शादी में क्यों आया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग जी शुयांग और यांगली को बेस्ट विशेस देने के लिए वहाँ आ गया, और उन्हें विश करने के बाद ही वो वियिंग के पास चला जाता है वांग जी। और वांग जी को वियिंग और शुयांग के बारे में पहले से पता था, क्योंकि वांग जी ने वियिंग की हर तरफ से इन्फॉर्मेशन ले ली थी। तो वो जानता था कि शुयांग और वांग जी दोनों रिलेशन में रह चुके हैं, और वियिंग भी शुयांग को पसंद करता था पहले। यांगली और शुयांग की शादी बीच के किनारे थी, तो वांग जी और वियिंग थोड़ा शादी से अलग होकर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं समुंदर के किनारे चलते चलते।
तो विंग भी वांग जी को अपनी सारी बातें बताता है। विंग वांग जी को कहता है कि मैं फैमिली में अडॉप्टेड हूँ और मैं बचपन से ही अपने बहन का ख्याल रखता आया हूँ। कभी भी मुझे मेरी फैमिली ने रिस्पेक्ट नहीं दी। ये सब बताते वक्त वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। ये सुनकर वांग जी को भी अच्छा नहीं लगता और विंग को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। विंग ये बात सुनकर हैरान होता है, लेकिन वो वांग जी से कुछ नहीं बोलता और वांग जी भी अपने मन में सोचता है कि मैं ये विंग के सामने क्या बोल रहा हूँ, मेरी इसके सामने कुछ और पर्सनैलिटी है। तो वांग जी बात को घुमा देता है, मतलब इग्नोर कर देता है। वांग जी और विंग जब बात कर रहे होते हैं तब वहाँ पर वांग जी का बटलर आता है और वो कहता है कि पता नहीं ग्रूम मिल नहीं रहा है, वो कहाँ चला गया है। तो विंग को शुयांग की टेंशन होती है। तो विंग बटलर से कहता है कि बताओ क्या हुआ शुयांग को, कहाँ है शुयांग, मुझे बताओ। तो बटलर विंग को बताता है और विंग दौड़ा दौड़ा शुयांग को ढूंढने के लिए चला जाता है। तो ये देखकर वांग जी को बहुत जेलस होती है और उसे यह फील होता है कि विंग अभी भी शुयांग को पसंद करता है। तो विंग शुयांग को ढूंढने के लिए जाता है। तो विंग को अनकॉन्शियस हालत में फाइनली शुयांग मिल जाता है। उसके पास जैसे ही आके बैठता है तभी अचानक ऊपर से बाकी सब लोगों की एंट्री हो जाती है, मतलब विंग के डैड और सब भी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तो विंग के डैड विंग पर गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम ही हो ना इस फसाद की जड़, तुम ही ने शुयांग को कुछ किया होगा, उसे बहलाया फुसलाया होगा कि वो तुम्हारी बहन से शादी नहीं करे। तुम तो यही चाहते हो ना, तुम इन दोनों की शादी को कैंसिल करने में तुले हुए हो। ये बोलकर विंग के डैड शुयांग को वहाँ से बेहोशी की हालत में ले जाते हैं और विंग उदास होकर वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ पर वांग जी का बटलर वहाँ पर आता है और विंग से कहता है कि बॉस तो कंपनी में वापस चले गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ही पीछे छोड़ दिया था कि मैं आपका ख्याल रखूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूं। विंग बहुत उदास होता है तो वो बटलर से कहने लगता है कि हमेशा ही सारे लोग यही क्यों समझते आए हैं कि मैं यांगली और शुयांग की शादी के बीच आया हूँ। नहीं, रियलिटी ऐसा नहीं है। यहीं पे बटलर को विंग सारी बातें बताने लगता है कि मेरे अडॉप्टेड डैड शुयांग की फैमिली में एज ए ड्राइवर काम करते थे और तब वो शुयांग ब्लाइंड हुआ करता था और कोई भी उसे तवज्जो नहीं देता था, सारे बस इग्नोर ही किया करते थे शुयांग को। एक दिन ऐसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ गई, हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई और इवन कि हम तो उसे अपने घर पे ही लेके आ गए। तब तो यांगली और मोम भी शुयांग को काफ़ी बुरी नज़रों से देखा करते थे, लेकिन मैं उसका अच्छे से ख्याल रखता था, उसका हर चीज़ का ध्यान रखता था, इवन कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। और फिर एक दिन ऐसे ही शुयांग की फैमिली को ख्याल आया कि वाकई में हमें शुयांग का ख्याल रखना चाहिए और वैसे भी उनके जो बड़े बेटा था फैमिली में अपनी कंपनी को संभालने से इनकार कर दिया था। सो इसलिए मजबूरी में उन्हें शुयांग को अपनाना पड़ा। उसकी आई सर्जरी करवाई। जब उसकी आई सर्जरी हो गई उसकी आई भी वापस आ गई, लेकिन अपनी सारी की सारी मेमोरी वो भूल गया था। उसके बाद ही जैसे उसने यांगली को देखा तो वो यांगली को पसंद करने लगा और देखो वो आज एक दूसरे से शादी कर रहे हैं और मुझे लोग समझते हैं कि मैं उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन हूँ और खामखा मैं उनके बीच आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने तो अब उसे मिलना भी छोड़ दिया और मैंने शुयांग को यहाँ तक कह दिया कि मैं अपना फ्रीडम चाहता हूँ और मैं कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता। तो ये सारी बताकर विंग चुप हो जाता है। तो यहाँ पर बटलर कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अब तो हमारे बॉस तुम्हारे साथ हैं। वांग जी आपकी बहुत ख्याल रखते हैं और आपकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन वो कभी तुम्हें जताते नहीं। उनका बिहेवियर लोगों के सामने बहुत रूड है और वो अंदर ही अंदर बहुत सॉफ्ट हार्ट वाले पर्सन हैं। फिर बटलर फैन विंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है और साथ में कहता है कि आज बॉस ने खाना नहीं खाया और वो तुम्हें शुयांग की केयर करते हुए देख बहुत ज़्यादा जेलस हो गए थे, इसलिए उन्होंने खाना नहीं खाया और तुम्हारे हाथ का बना खाना बॉस को बहुत पसंद आता है, तो मैं कहूँगा कि तुम उनके लिए डिनर बनाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बटलर विंग को वांग जी के घर छोड़ देता है और विंग घर के अंदर चला जाता है। विंग देखता है कि वांग जी बहुत बिजी है और उसने खाना नहीं खाया और वो बहुत काम कर रहा है, तो विंग चुपचाप जाकर किचन में खाना बनाने लगता है और वो खाना बनाकर टेबल पे रखता है और वांग जी को कहता है चलो खाना खा लो, तुमने आज खाना नहीं खाया होगा। तो वांग जी कहता है इससे तुम्हें क्या, मैं कुछ भी करूं
और मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तो विंग कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए खाना बना दिया और वो खाना वेस्ट होगा तो तुम्हें तो खाना पड़ेगा। तो वांग जी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप डिनर टेबल पर जाके बैठ जाता है और वो खाना खाने लगता है। तो विंग वांग जी को खाना खाते हुए देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो इतने प्यार से उसका बनाया हुआ खाना खा रहा है। और वांग जी खाना खाने के बाद वापस से अपने काम में लग गया और विंग भी वांग जी के पास बैठ गया और वो अपने कार्टूनिस्ट बनाने लगा। विंग थोड़ा अपने काम से बोर हो जाता है तो वो वांग जी को देखता है कि वो अपने शिद्दत से कितना काम कर रहा होता है। तो विंग एक पेन लेता है और पेपर लेता है, उस पर वांग जी का स्केच बनाता है और वो बिल्कुल हूबहू वांग जी जैसा। तो विंग उठकर वो स्केच वांग जी को दिखाता है और वांग जी वो जब स्केच देखता है तो उसे अच्छा तो लगता है लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो वांग जी विंग से कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो और ये क्या है, मुझे नहीं पसंद ये स्केच वगैच। तो विंग भी बेचारा चुपचाप जाकर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वांग जी अपनी गाड़ी में विंग को बिठाकर वहाँ से लेकर जाता है। तो रास्ते में विंग कहता है कि मुझे अभी तक टेंगजी नहीं मिली है, मैं बहुत तलाश कर रहा हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे फिर से बच्चे को लेकर वांग जी विंग से बहस करता है। इसके बाद वांग जी गुस्से में आकर विंग को रास्ते में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो विंग बेचारा रात में अकेला वहाँ खड़ा रहता है और वो सोचता है अपने फ्रेंड को कॉल करने की। तो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और वो उसे वहाँ बुला लेता है। जो विंग का फ्रेंड होता है वो अपनी वाइफ को भी साथ में लेके आता है। तो विंग उनकी कार में साथ में ही बैठ जाता है। तो अचानक से ना उनकी कार ख़राब हो जाती है। विंग का फ्रेंड हेल्प मांगने के लिए थोड़ा कार से दूर चला जाता है। तो विंग और उसके फ्रेंड की वाइफ वो साथ में रहते हैं। और यहाँ पर वांग जी को भी टेंशन हो रही थी कि विंग को वो अकेली सड़क पर वहाँ रात में छोड़ आया। तो वो उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि विंग एक लड़की के साथ बातें कर रहा होता है लेकिन वो तो उसके फ्रेंड की वाइफ होती है। बट वांग जी कुछ और समझ लेता है। इतने में वहाँ विंग का फ्रेंड आ जाता है और वांग जी विंग के फ्रेंड को बहुत मारता है और कहता है कि अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखो, ये मेरे फियांसे के साथ चक्कर चलाने की कोशिश में है। तो विंग कहता है वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम गलत समझ रहे हो और तुम मुझे सड़क पे अकेले छोड़ के चले गए थे ना, तभी मैंने मेरे फ्रेंड को बुलाया और ये इसकी वाइफ है। कार ख़राब होने की वजह से ये हेल्प लेने के लिए वहाँ चला गया तो इसकी वाइफ मेरे पास थी और ना हम तो ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे और तुम हो के हमें गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वांग जी को समझ आता है कि उसने बहुत गलत किया उसके फ्रेंड पर हाथ उठाकर। तो वांग जी उसके फ्रेंड को मतलब उसकी वाइफ और विंग को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है विंग के फ्रेंड का। तो वहाँ पर शुयांग भी आ जाता है। शुयांग जब विंग को देखता है तो विंग और शुयांग दोनों आपस में बातें करते हैं। तो वांग जी भी ये सब देख लेता है। शुयांग को काफ़ी हद तक उसकी मेमोरी वापस आ गई थी और वो विंग को पहचानने लगा था कि विंग ने उसका साथ कैसे दिया था, तब उसके साथ कोई नहीं था। तो ये सब वांग जी भी सुन रहा होता है और वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि शुयांग विंग से बात कर रहा है और शुयांग विंग को ये नहीं बताता कि उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है। लेकिन विंग ये बात से अनजान था और शुयांग के जाने के बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर कोई नहीं है, हॉस्पिटल में। वांग जी विंग को दीवार के सहारे लगा देता है और उसके आगे खड़ा हो जाता है और विंग की चिक को ज़ोर से पकड़कर कहता है तुम सिर्फ मेरे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से बात करो। तुम्हारे कोई भी करीब आता है तो मेरा दिल बहुत जलता है और आगे से ये सारी बातें ध्यान रखना कि तुम्हारे करीब कोई नहीं आए सिर्फ मेरे सिवा। तो विंग भी ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान था और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, सिर्फ चुपचाप वांग जी की बातें सुन रहा था। जब वांग जी विंग से बात कर रहा था तो उसके पीछे उसका सेक्रेटरी बटलर भी आ जाता है और वो वांग जी फिर विंग से दूर हट जाता है और फिर वांग जी सेक्रेटरी से कहता है तुम मेरा पीछा मत करो और तुम सिर्फ विंग का ध्यान रखो। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे वांग जी को अपने घर पे देखते हैं तो विंग भी किचन में काम कर रहा था। तो वांग जी उसे चुपके से देख रहा था। तो तब वांग जी को एक ख्याल आता है और एक ईवल सी स्माइल देता है और वांग जी को ये भी पता था कि विंग जो है वो अंधेरे से बहुत डरता है। तो वांग जी ने अपने सारे नौकर्स को
घर से बाहर भेज दिया और जो मेन स्विच है लाइट का वो ऑफ़ कर दिया और पूरे घर में अंधेरा छा गया। और विंग को नहीं पता था कि वांग जी घर पे है। तो विंग डर के मारे शुयांग को कॉल करता है, लेकिन विंग शुयांग को वहाँ नहीं बुलाता क्योंकि उसे पता था कि वांग जी बहुत नाराज़ होगा। तो वो उससे ये बात कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तो शुयांग एटीट्यूड में कहता है, अच्छा अब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प की भी ज़रूरत पड़ गई, चलो अच्छा है, चलो बताओ क्या हेल्प करनी है तुम्हारी। तो विंग कहता है तुम्हें मेरी एक फ्रेंड को ढूंढना है जो मेरे साथ एक क्लब में थी और उसका नाम टंग जी है। तो शुयांग कहता है क्या है इसका मैटर इस लड़की का तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ मेरी हेल्प उतनी ही कर दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। तो शुयांग कहता है चलो ठीक है, तुमने मेरा ध्यान रखा तो इसके बदले मैं तुम्हारी ये हेल्प तो कर ही सकता हूँ। फिर विंग कॉल कट कर देता है और विंग अपने चारों ओर देखता है तो अंधेरा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तो वो एक जगह बैठ जाता है। विंग खुद से कहता है पता नहीं लाइट कब आएगी और मैं यहाँ कब तक अकेला बैठा रहूँगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तुम ब्रेव बनो विंग, तुम बहुत ब्रेव हो। तो विंग उठता है और कैंडल्स ढूंढने लगता है। विंग को अंधेरे में कैंडल्स तो नहीं मिलती, लेकिन पीछे से एक हाथ आता है और विंग के हाथ को पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है। तो विंग डर जाता है कि कौन है, लेकिन वो जो अनजान हाथ था वो और किसी का नहीं, अपने वांग जी का था। तो वांग जी विंग को अपनी ओर खींचता है और विंग का सर वांग जी के सीने पर जाके लगता है। ये उनका एक अच्छा वाला हग होता है। विंग उसे बोल रहा था कि कौन हो तुम, क्या तुम वांग जी हो। वांग जी बोलता है हाँ मैं ही हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। तो विंग कहता है पता नहीं अचानक से लाइट कैसे चलेगी और सारे सर्वेंट भी घर पे नहीं है। तो वांग जी को तो पता था ये सब कैसे हुआ, लेकिन विंग को नहीं पता होता। तो वांग जी एक कैंडल अपनी पॉकेट से निकालता है और विंग को देता है और कहता है लो ये जला लो। तो विंग वो जल्दी से कैंडल को जलाता है। विंग एक जगह पर कैंडल रखता है। जैसे ही विंग कैंडल को रखता है तो उसके पीछे वांग जी आ जाता है। तो विंग को पता था कि वांग जी क्या करने की कोशिश कर रहा है। विंग सोच रहा था कि वांग जी उसके इतने करीब क्यों आ रहा है और वो मुझे पसंद तो नहीं करने लगा कहीं। तो विंग अपने मन से कहता नहीं तुम्हें क्यों पसंद करेगा, इसके सामने तो बहुत सारी लड़कियां हैं और इतना अमीर है, तो मुझे क्यों करेगा। विंग ये सब सोच रहा था और सोचता है कि वैसे जो भी है वांग जी जो भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है उसके पास आने से, मुझे मतलब अलग सा फील हो रहा है। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ता है और उसका मुंह अपनी ओर कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे अपना फेस विंग के फेस की ओर ला रहा होता है। तभी विंग अचानक से कहता है वांग जी मुझे कोई काम है, प्लीज़ दूर हटो। वांग जी सॉफ्टली आवाज़ में कहता है अंधेरे में तुम्हें क्या काम होगा, क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है मैं तुम्हारे इतने करीब आ रहा हूँ। तो विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा और मैं तुमसे कोई डरता थोड़ी ना हूँ। तो वांग जी कहता है चलो देखते हैं तुम्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो इतना बोलकर वांग जी थोड़ा और करीब आता है विंग के। जैसे ही वांग जी विंग के करीब आता है तो विंग की सांसें थोड़ी तेज़ हो जाती है और उसकी धड़कन भी तेज़ हो जाती है। लेकिन वांग जी को तो पता था कि विंग को बहुत फ़र्क पड़ता है उसके पास आने से, फिर भी विंग ये जता रहा था कि उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो वांग जी कहता है अब बताओ तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है। तो विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी थोड़ा और पास आता है और उसके गाल को टच करता है और वो कहता है क्या तुम्हें अभी फ़र्क पड़ रहा है। विंग कुछ नहीं कहता, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी अपना दूसरा हाथ विंग के कमर पर रखता है और अपनी ओर खींच लेता है और वांग जी एक सॉफ्टली आवाज़ में कहता है क्या तुम्हें अब फ़र्क पड़ रहा है। तो विंग तो बहुत डर जाता है क्योंकि वांग जी उसके इतने करीब था। वांग जी विंग के इतने करीब आ जाता है कि वो उसको किस करने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर लाइट्स वापस आ जाती है और विंग को जब पता चलता है कि लाइट्स आ गई तो विंग वांग जी को धक्का मारकर अपने से दूर कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी भी विंग के जाने के बाद एक स्वीट से स्माइल करता है। फिर विंग अपने रूम में आने के बाद अपने आप से कहता है ये क्या था, अगर वांग जी मेरे थोड़ा और करीब आ जाता तो मैं उसे किस कर लेता,
ये मुझे क्या हो गया था वहाँ पर, और मैं इतना डर क्यों रहा था वांग जी से, और मैं इतना हाफ क्यों रहा हूँ। ओ गॉड, मुझे क्या हो गया, प्लीज़ मुझे बताइए। ये लाइट ऑफ करने का आइडिया कहीं वांग जी का तो नहीं था, वेंग ये सोचता है। फिर वेंग अपने आप से कहता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता, वांग जी ये नहीं कर सकता, वो कोई मुझसे प्यार थोड़ी ना करता है, मुझे तो उसे प्रूफ करना है। और वेंग, तुम अपने प्लान पर फोकस करो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें वांग जी से छुटकारा पाना है, ना कि वांग जी के करीब आना है। तुम उसके बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो कि वो लोगों से कैसे बिहेव करता है और तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करता है। वेइंग उस रात बहुत सारे ओवरथिंक करता है और ओवरथिंक करते हुए वहाँ सो जाता है। फिर सुबह वेइंग उठता है तो शुयांग का कॉल आता है और शुयांग कहता है कि मुझे उस टंगजी का पता चल गया है, तो तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो अब। तो वेइंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस और टाइम बता रहा हूँ, तुम वहाँ आ जाना। फिर वेइंग कॉल रखते ही सोचने लग जाता है कि मैं वांग जी को बोल के क्या जाऊँ, और अगर उसे पता चल गया कि मैं शुयांग से बात कर रहा हूँ तो पता नहीं वो क्या करेगा। तो वांग जी रेडी होकर अपने रूम से बाहर आता है, तो बाहर वांग जी था और वांग जी ऑफिस का कोई काम कर रहा था। तो वो वेइंग को देखता है और देखता है तब सोचता है कि ये इतना रेडी होकर कहाँ जा रहा है। तो वेइंग कहता है, मेरा थोड़ा बाहर घूमने का मन है, और जिस फ्रेंड को तुमने मारा था मैं उसे मिलने जा रहा हूँ, और मैं पहले से ही बता रहा हूँ तुम्हें। तो वांग जी कहता है, ठीक है तुम जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो वेइंग गेट से बाहर आकर थोड़ी ठंडी सांस भरता है और अपने आप से कहता है, ये साइको वांग जी कम से कम मेरी बात मान तो गया, चलो अब शुयांग को मिलने जाता हूँ। तो वेइंग शुयांग से मिलने जाता है तो वो देखता है कि शुयांग उसका वेट कर रहा होता है। तो वेइंग कहता है, चलो मैं आ गया, बताओ मुझे टंगजी कहाँ है। तो शुयांग कहता है, रुको रुको, थोड़ा वेट तो करो, मैं बताता हूँ, अभी तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ। तो वेइंग कहता है, चलो बताओ जल्दी। तो वेइंग तो डर रहा था कि वांग जी यहाँ ना आ जाए, कहीं वो शुयांग को कुछ कर ना दे। तो शुयांग टंगजी का नंबर देता है और उसे बताता है कि वो कहाँ रहती है। तो वेइंग कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे यही चाहिए था, और थैंक यू मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। वो थैंक यू बोलकर जाने ही लगता है, इतने में शुयांग वेइंग को रोक लेता है और कहता है, ये क्या बात हुई, तुम तो चल दिए, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, और मैंने तुम्हारी हेल्प इसीलिए की है कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं, और मुझे वो पीछे वाला सारी मेमोरीज़ याद आ चुकी है, क्योंकि मैं उस हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ही करवा रहा था। वेइंग को ये सुनकर अच्छा लगता है कि शुयांग की मेमोरीज़ वापस आ चुकी है, लेकिन उसे इतनी खुशी नहीं होती कि वेइंग खुशी से झूम उठे। हाँ, ये खुशी ज़रूर होती तब वांग जी ना मिला होता, क्योंकि कहीं ना कहीं वेइंग की फीलिंग्स वांग जी के लिए ज़रूर आ गई थी, और ये वेइंग को पता नहीं था। वो बस अपने आप से दूर भाग रहा था कि उसे तो सिर्फ वांग जी से दूर जाना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो वांग जी से दूर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी फीलिंग्स जो आ रही है वांग जी के लिए। तो शुयांग कहता है, तुम पहले वाले वेइंग नहीं रहे जो हम पहले फ्रेंड्स साथ में रहा करते थे। तो वेइंग कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वही वेइंग हूँ और मुझमें कोई चेंज नहीं आया है। तो शुयांग कहता है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर तुम पहले वाले वेइंग होते तो तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होती कि मेरी मेमोरीज़ वापस आ गई है और हम पहले जैसे रहा करते थे वैसे रहते, लेकिन तुम तो इतने खुश भी नहीं हो। हाँ, एक इंसानियत के नाते खुश हो कि मेरी मेमोरीज़ वापस आ गई। तो वेइंग थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, एनीवे चलो मैं चलता हूँ, मुझे मेरा काम हो गया और इसके लिए थैंक यू। तो वेइंग जाने लगता है, फिर से शुयांग वेइंग का हाथ पकड़कर रोक लेता है, और ये करने के बाद वहाँ पर वांग जी आ जाता है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि वांग जी वेइंग को अकेले जाने दे। वो वेइंग का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि वांग जी वेइंग के लिए बहुत पॉजिटिव हो चुका था, और वांग जी ये देखता है कि शुयांग ने वेइंग का हाथ पकड़ रखा है, तो वो उससे तो बिल्कुल ही देखा ही नहीं गया। वांग जी वेइंग का हाथ छुड़ाकर शुयांग को इतना मारता है कि वो ज़मीन पर गिर जाता है, और वेइंग वांग जी को कहता है, प्लीज़ शुयांग को मत मारो वांग जी, मैं इससे मिलने के लिए आया था, ना कि वो मुझसे मिलने के लिए आया था, मैंने इसकी हेल्प मांगी थी। तो वांग जी तो वेइंग की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता, वो सिर्फ शुयांग को मारे ही जा रहा था और मारे ही जा रहा था, और शुयांग की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो वेइंग शुयांग के ऊपर आकर कहता है, अब बस करो वांग जी, बहुत हो चुका, तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेने की
कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना स्टैंड खुद ले सकता हूँ और अपने फ़ैसले भी खुद कर सकता हूँ। तुम कौन होते हो मुझ पर हक जताने वाले? और शुयांग को तुम्हें मारने का ऐसे कोई हक नहीं है। वो मुझसे मिलने आया था और मैं उससे मिलने आया था। तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वांग जी विंग की ये बात सुनकर रुक जाता है। वांग जी इतने गुस्से में होता है कि उसकी आंख लाल हो जाती है और वो कहता है, काश जिस टाइप से तुम शुयांग की केयर कर रहे हो उसी टाइप से तुम मेरी केयर कर रहे होते। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा था कि वो उसके लिए कितना पॉजिटिव है। तो विंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम शुयांग को कुछ नहीं करोगे। तो विंग वहाँ से चला जाता है और विंग को भी बहुत गुस्सा आया हुआ था क्योंकि वांग जी ने उसका पीछा किया और शुयांग को इतना मारा। तो विंग अपना सामान, रूम का सामान इधर उधर फेंकने लगता है और अपने बेड पर सो जाता है। विंग के पीछे पीछे भी वांग जी घर पर आता है और वांग जी को ये पता चल गया था कि शुयांग विंग से क्यों मिलने आया था और उसे बहुत रियलाइज़ हो रहा था कि उसने बहुत गलत किया शुयांग को मारकर। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, उसे इतना नहीं मारना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद वांग जी विंग के रूम में जाता है और विंग भी वांग जी के आने से अपने बेड से उठ जाता है और कहता है, तुम अब यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम एक डेविल हो जिसके दिल में कोई रहम नहीं है। तुम जानते भी हो कि मैं शुयांग से क्यों मिलने गया था? मैं इसलिए शुयांग से मिलने गया था कि मैं तुमसे छुटकारा पा सकूं और मुझे टंगजी का पता चल गया है और वो सब सच कह देगी उस रात क्या हुआ था। तो वांग जी ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि अब तो टंगजी का पता चल गया और विंग मुझसे दूर चला जाएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं विंग को अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। तो वांग जी विंग से कहता है, जो भी हो, हम इस टंगजी का पता बाद में लगा लेंगे। तुम्हें अभी पार्टी में तैयार होना है। मेरी एक बिजनेस पार्टी है और तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम रेडी होकर जल्दी नीचे आओ। तो वांग जी ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो वांग जी विंग का वेट कर रहा होता है। तब विंग जब आता है तो वांग जी विंग को देखता ही रह जाता है क्योंकि वांग जी ने पार्टी वेयर ड्रेस इतनी बेस्ट, इतनी सुंदर पहन रखी थी कि वो बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। लेकिन विंग के फेस पर स्माइल नहीं थी क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था वांग जी के साथ जाकर। फिर वांग जी और विंग उस पार्टी में जाते हैं और उस पार्टी में जाते ही विंग को वो टंगजी दिखाई देती है और वांग जी उसी के सगाई सेरेमनी में गया होता है। वांग जी तो अपने किसी एम्प्लॉय के साथ बिज़ी हो जाता है और विंग टंगजी से मिलने के लिए जाता है और टंगजी विंग को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही होती है। ये सब वांग जी देख लेता है। टंगजी जब विंग की इंसल्ट कर रही होती है तो वांग जी विंग के आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे फियांसे का ऐसे इंसल्ट करो और तुम होती कौन हो, तुम वी के साथ ऐसे बिहेव करो। तो टंगजी का ग्रूम भी वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या हुआ सर? तो वांग जी कहता है कि तुम्हारी ब्राइड को बोलने का बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, वो मेरे फियांसे के साथ कैसे बिहेव कर रही है। टंगजी और उसका ग्रूम विंग और वांग जी एक अलग रूम में आ जाते हैं और वो बात करने लगते हैं। तो विंग कहता है, मैं इसलिए टंगजी से बात कर रहा था कि उस रात जब हम क्लब में थे वहाँ टंगजी भी थी और इसे सब पता है कि उस रात क्या हुआ था। तो वांग जी टंगजी की ओर देख के कहता है, अब बताओ विंग जो पूछ रहा है क्या वो सच है? टंगजी बिल्कुल डरी हुई थी क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि विंग वांग जी का फियांसे है और टंगजी का बॉयफ्रेंड वांग जी की कंपनी में एक एम्प्लॉय है। उसे ये डर था कि उसके बॉयफ्रेंड को वो अपनी कंपनी से निकाल नहीं दे। तो वो टंगजी सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है कि मैंने विंग से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया। तो विंग कहता है, कैसा बदला? जब टंगजी बताती है कि हम दोनों कार्टूनिस्ट वाली कंपनी में दोनों एक साथ काम किया करते थे तो तुम्हारी तरक्की से मैं बहुत जेलस थी, इसलिए मैंने ये किया। तो मैंने तुम्हें पार्टी के लिए क्लब में बुलाया और तुम्हारी ड्रिंक में मैंने कुछ मिला दिया और मैं तुम्हें अकेले रूम में वहाँ छोड़कर आ गया। और उसी रूम में वांग जी भी चला गया था क्योंकि वो भी बहुत नशे की हालत में था और उसे भी, और वांग जी नशे की हालत में क्यों था ये मुझे नहीं पता और बंद कमरे में तुम्हारे दोनों के बीच क्या हुआ ये भी मैं नहीं जानती। बस मुझे इतना पता है कि मैंने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था ताकि तुम होश में ना रहो और नशे की हालत में तुम वहाँ पड़े रहो और सुबह जब तुम उठो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो। बस यही मैं चाहती थी, यही मेरा मेन मकसद था। इसके बाद वांग जी कहता है, मैं भी उस क्लब में एक डील फाइनल करने के लिए आया था और सेक्रेटरी भी साथ में नहीं था तो मैं अकेला ही था
वहाँ जब मैंने नॉर्मली ही वाटर लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि उसमें कुछ मिलाया हुआ था और मेरे सामान भी चोरी हो गया। मुझे मेरा फ़ोन भी नहीं मिला, बस मुझे एक खाली कमरा दिखाई दिया, उसके अंदर मैं चला गया। फिर बाद में पता चला कि तुम वहाँ थे, बस मुझे तुम्हारी शक्ल याद है, ना कि वहाँ सब कुछ हुआ वो याद। तो वेंग समझ जाता है कि वांग जी सही बोल रहा था। उस रात वही था जो वांग जी के साथ एक नाइट स्पेंड की थी। यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। टंग जी और उसका ग्रूम भी वहाँ से चले जाते हैं और वांग जी और वेंग भी वहाँ से चले आते हैं और वांग जी और वेंग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। वहाँ पर डिनर करते हैं क्योंकि वो बहुत लेट हो चुके थे और घर पर खाना बनाने वाले सर्वेंट भी नहीं थे। वांग जी और वेंग दोनों चुपचाप से अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और दोनों सोच में पड़े हुए होते हैं। तो वांग जी वेंग को कहता है, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वेंग कुछ नहीं बोलता। वेंग थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोलता है कि देख लो, अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। मेरे पास तुम्हारा बच्चा भी नहीं है और उस रात जो हुआ था ना तो तुम्हारी गलती थी और ना ही मेरी गलती थी, तो हमें अपने रास्ते खुद ढूंढ लेने चाहिए अब। वांग जी अपने मन में सोच रहा था, उसको पता था कि वेंग जाने के लिए ही बोलेगा, उसको छोड़ने के लिए बोलेगा, तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घबरा रहा था कि वेंग उसे छोड़कर ना जाए। तो वांग जी अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और उसे खोलता है और वेंग देखता है, तब उसके अंदर एक डायमंड रिंग होती है। तो वेंग कहता है, ये किसके लिए है? तो वांग जी कहता है, ये तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हें फ़ील करने लगा हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। वांग जी अपने दिल की बात वेंग को बता देता है, लेकिन वहाँ वेंग कुछ नहीं बोलता। तो वांग जी जब वेंग को रिंग पहनाता है तो कहता है, नहीं, मैं ये रिंग तुमसे नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे घर में इसलिए था क्योंकि मैं बेकसूर साबित हो सकूं, और अब हमारा मकसद जो पूरा हो चुका है तो मुझे अब चले जाना चाहिए। वेंग जब रिंग नहीं लेता है तो वांग जी को गुस्सा आता है, तो वो रिंग बॉक्स और रिंग वहीं पर फेंक देता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है और वेंग वहीं बैठा रहता है। वेंग कुछ देर सोचने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो उसे वो रिंग बॉक्स दिखाई देता है, तो वेंग वो उठा लेता है और रिंग अपने हाथ में पहन लेता है। वांग जी तो अपने घर चला जाता है गुस्से में और वेंग अपने पहले वाले रूम के अंदर चला जाता है जहाँ वो कार्टूनिस्ट स्केच बनाया किया करता था। तभी वेंग को उसकी स्टेप मॉम का कॉल आता है और वो कहती है, मैं तुमसे कल मिलना चाहती हूँ। तो वेंग खुश होता है कि माँ मुझसे मिलना चाहती है, तो वो कह देता है, ठीक है माँ, मैं आपसे मिलने आऊँगा। तो वेंग की मॉम कहती है, स्टेप मॉम कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मिलने आऊँगी। तो वेंग ये बात सुनकर बहुत खुश था कि उसकी मॉम उससे मिलने आएगी। तो रात भर यही सोचते सोचते वो सो जाता है। वेंग जब सुबह उठता है वो जल्दी जल्दी रेडी होता है क्योंकि उसे पता था कि आज मॉम आने वाली है, तो वो घर की थोड़ी सफाई भी करता है। फिर वेंग देखता है कि डोरबेल बजती है, तो वेंग कहता है, लगता है मॉम आ गई है। तो वो जल्दी से जाता है और डोर को ओपन करता है, तो वो देखता है कि वहाँ वो मॉम ही थी। तो वेंग अपनी मॉम को देखकर कहता है, मॉम आइए मॉम, आपका ही वेट कर रहा था। तो मॉम वेंग के घर के अंदर आती है। तो वेंग कहता है, मॉम आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। तो वेंग की मॉम कहती है कि नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी और तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ, सीरियस बात है, यहाँ बैठो। तो वेंग सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या क्या हुआ मॉम, क्या बात है? तो वेंग की मॉम कहती है कि तुम जब वहाँ आए थे एंगेजमेंट में, तुम्हारे जाने के बाद शुयांग और तुम्हारी बातें वहाँ पर मौजूद लोग कर रहे थे और हमारी यहाँ पे बहुत इंसल्ट हुई। वो तुम्हारी बहन का पति है, तुम उसके साथ ऐसे कैसे रिलेशन रख सकते हो? इसलिए हमने सोचा है कि तुम हमारी फैमिली के मेंबर नहीं हो, हमने तुम्हें फैमिली से निकाल दिया है। शुयांग और तुम्हारी बहन के बीच तुम एक थर्ड पर्सन हो, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। हमारी फैमिली से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और जल्दी से इस पेपर पर साइन कर दो। इस पेपर पर यही सब लिखा हुआ है। फैमिली का मेंबर नहीं है। ये बात सुनकर वेंग को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत इमोशनल हो जाता है और वेंग उस पेपर पर साइन कर देता है और मॉम ये बोलकर चली जाती है कि तुम शुयांग से दूर रहना। और मॉम के जाने के बाद वेंग बहुत रोता है अकेले में और ये बातें सारी सुन लेता है वांग जी, क्योंकि वो घर के बाहर ही था, वो वेंग से मिलने के लिए आया था। वेंग की मॉम जब घर से बाहर आती है तो वांग जी कहता है, रुकिए। तो वेंग की मॉम रुक जाती है और वहाँ कहती है, क्या है? तो वांग जी कहता है, आपने अपनी फैमिली से वेंग को निकाल दिया है ना,
तो वेइंग की मॉम कहती है हाँ। तो वांग जी कहता है ठीक है निकाल दिया तो, और आप ये मत समझना कि उसकी फ़ैमिली में मतलब उसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ मैं हूँ। अगर आपने इसके बाद वेइंग पर इल्ज़ाम लगाया कि वो शुयांग के पीछे है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आपको कोई नहीं हक बनेगा कि आप वेइंग से इस तरह से बात करें जैसे आप अब करके आई हैं। तो मॉम कहती है ठीक है। तो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और वांग जी वेइंग के पास आता है। वेइंग बहुत रो रहा होता है, तो वांग जी आके वेइंग को संभालता है और कहता है तुम ये सोचकर रो रहे हो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारी फैमिली कोई नहीं है, तो रोना अभी बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ दूँगा, तुम पर किसी की आँच नहीं आने दूँगा, कोई मुसीबत नहीं आने दूँगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो वेइंग रोते हुए कहता है पता नहीं मुझे थर्ड पर्सन क्यों मानते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही मैंने शुयांग को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, और जब से मुझे पता चला है कि मेरी बहन उसके साथ शादी कर रही है तो मैंने उसके साथ बोलना ही बंद कर दिया। तुम्हारा शक दूर करने के लिए मैंने शुयांग से बस एक हेल्प मांगी थी, और उसके पीछे मेरे कोई गलत इंटेंशन नहीं थे। पता नहीं मॉम मुझे फैमिली से क्यों निकाल दिया। वांग जी वेइंग को गले लगा लेता है, और वेइंग भी वांग जी के गले लगाने से बहुत अच्छा फील कर रहा होता है। फिर रोते रोते वेइंग को ये एहसास हुआ कि ये तो वांग जी के गले लेकर रो रहा है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो वांग जी को एकदम से दूर करके कहता है प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ, और मैं अपने आप को खुद संभाल सकता हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी बेचारा वहाँ से चला जाता है, और वांग जी वेइंग की बात सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था, अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो वेइंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसलिए वो अपना एटीट्यूड ओनली वेइंग के लिए भूल जाता था, और सभी के सामने उसका फेस तो अलग ही होता था, एक रूड राक्षस की तरह, क्योंकि वांग जी का गुस्सा कोई नहीं झेल सकता था। तो वांग जी अपने घर चला जाता है, और वेइंग इतना रोता है कि उसे अपना दुख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वेइंग एक क्लब में जाके इतना ड्रिंक कर लेता है कि उसे कुछ भी होश नहीं रहता। वेइंग ने ड्रिंक इसलिए की थी ताकि वो फैमिली का दुख भूल सके, और वो एक थर्ड पर्सन का उसके ऊपर टैग लग चुका था, और वो नहीं चाहता था कि वो एक थर्ड पर्सन बने। वेइंग ड्रिंक कर कर गली में इधर उधर घूमने लगा, और उसे अपना भी सुध नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, बस ऐसे ही घूमने लगा। वेइंग जब कोई सड़क पे घूम रहा था, मतलब इधर उधर जा रहा था, तो वांग जी के एम्प्लॉय ने वांग जी के सेक्रेटरी को कॉल किया और कहा कि वेइंग यहाँ पर है नशे की हालत में। तो सेक्रेटरी ने वांग जी को बताया, तो वांग जी दौड़ा दौड़ा अपनी कार लेकर अकेला आ गया, और वांग जी ने जब वेइंग को देखा नशे की हालत में, तो उसने वेइंग को अपने गोद में उठा लिया और अपने कार में बिठा दिया, और वांग जी उसे अपने घर लेके आ गया। वांग जी वेइंग को अपने हाथों में उठाकर वेइंग के रूम में ले आया, और वेइंग इतना नशे में था कि उसे कुछ पता नहीं था वो क्या कर रहा है। एक्चुअली वो वांग जी को पसंद करता था, लेकिन वो बाहर से नहीं दिखाता था, तो नशे की हालत में तो पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। वो वांग जी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। तो वांग जी कहता है मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सुबह उठते ही अगर तुम नशे की हालत में नहीं रहोगे तो तुम्हें बहुत बुरा फील होगा। तो वेइंग कहता है नहीं, मुझे कुछ भी फील नहीं होगा, कुछ बुरा फील नहीं होगा, जितना बुरा फील होना था उतना हो गया, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। तो वांग जी कहता है ठीक है, बाद में जो कुछ भी होगा तुम मुझे ब्लेम मत करना। तो वांग जी वेइंग को किस करता है। वेइंग और वांग जी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग को वेइंग जब उठता है तो वेइंग अकेला बेड पर सोया हुआ होता है, तो वो सारी बातें कल रात वाली याद कर कर अपने आप को कह रहा था वेइंग तुमने ये क्या कर लिया, तुम तो वांग जी से दूर भाग रहे थे, और मैं उसे ब्लेम भी नहीं कर सकता वांग जी को कि वांग जी ने ये सब मेरे साथ किया है, मैं ही उसके साथ ऐसा चीप हो रखा था कल नाइट में। पता नहीं वांग जी के आने के बाद मैं उसके साथ कैसे बात करूँगा, उसके आंखों में आंखें कैसे मिलाऊंगा। डोर ओपन होता है और वेइंग सोचता है कि वांग जी आ गया, तो एकदम से देखता है तो वहाँ सेक्रेटरी था, उसके लिए चाय लेके आया था और नाश्ता भी। तो सेक्रेटरी कहता है उठ जाइए सर, आपके लिए नाश्ता आया है। तो वेइंग थोड़ी डरी हुई हंसी से कहता है हाँ हाँ, वैसे मैं उठ गया था,
बहुत भूख लगी है। तो सेक्रेटरी कहता है हाँ सर, आप कल रात कुछ ज़्यादा ही नशे में थे। तो वेइंग कहता है हाँ। फिर थोड़ी थोड़ी अखलाई हुई आवाज़ में कहता है वांग जी कहाँ गया। तो सेक्रेटरी कहता है सर घबराइए मत, बॉस को कोई काम याद आ गया तो वो ऑफिस में चले गए हैं। वेइंग ये सुनने के बाद वो कहता है नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा, ठीक है, अच्छा हुआ वांग जी ऑफिस में चला गया, और वैसे भी मैं तो उससे दूर ही होना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों बार बार मैं वांग जी से टकरा जाता हूँ। तो सेक्रेटरी कहते हैं ऐसा नहीं है सर, बॉस आपकी बहुत केयर करते हैं, और ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से मैं बॉस के साथ काम कर रहा हूँ मैंने पहली बार देखा। हम तो बॉस का कुछ अलग ही रूप देखा करते थे, रूड, एकदम एटीट्यूड वाला, और जो काम नहीं किया उसको बहुत ज़्यादा सज़ा दिया करते थे। लेकिन आपके आने के बाद हमने उनमें बहुत चेंजिंग देखी है। तो वेइंग कहता है ये तुम कैसे कह सकते हो, मेरे आने के बाद उनमें उसमें चेंज आ गया। तो सेक्रेटरी कहता है हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही है। वो किसी के साथ गलत किया करते थे तो उन्हें पहले पता नहीं चलता था, लेकिन अब उन्हें ऐसा रिग्रेट होने लगा है कि उन्होंने गलत किया है, और वो सॉरी भी मांगते हैं। तो वेइंग कहता है नहीं, मैंने तो उसे कभी सॉरी मांगते हुए नहीं देखा, उसने मुझे तो कभी सॉरी नहीं बोला। तो सेक्रेटरी कहता है सर आपको नहीं पता होगा, उन्होंने शुयांग को बहुत मारा था, तो उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि उन्होंने गलत किया है, तो उन्होंने हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया, और वो सही हो जाने के बाद उन्होंने उन्हें सॉरी बोला। आप वहाँ से गुस्से में चले गए थे तो आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन वांग जी ने मुझे बोला कि वो उसे हॉस्पिटलाइज़ किया जाए, और जब तक वो सही नहीं होंगे उसका पे वांग जी ही करेंगे। और बॉस ने तो आपकी मॉम तक को भी बोल दिया था कि वेइंग को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उनकी फैमिली है। वेइंग को ये सुनने के बाद हैरानी हुई कि ये सब मुझे क्यों नहीं पता था, कि और वांग जी ने मेरे लिए शुयांग से सॉरी मांगा, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो सेक्रेटरी कहता है सर ऐसा हुआ है, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपको सच बात बताऊं तो आप भी कहीं ना कहीं वांग जी के लिए फीलिंग्स रखते हैं, इसलिए कल रात आपने वांग जी को अपने से दूर नहीं होने दिया। तो वेइंग सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है क्या सच में मैं वांग जी के लिए फीलिंग रखता हूँ, उसे फील करता हूँ। वेइंग सेक्रेटरी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। वेइंग अपने मन में सोचता है चलो देखेंगे वांग जी मेरे लिए फ़ील करता है या नहीं करता। पहले मैं उसकी हरकतों को नोट नहीं किया करता था, लेकिन मैं अब उसकी हरकतों को नोट करूँगा, और मुझे भी तो फील हो कि वो मुझसे प्यार करता है। वेइंग वांग जी के आने का वेट करता है। शाम होती है तो वांग जी घर आता है, और घर आते ही कुछ ना तो पानी पीता है, ना कुछ और करता है, ना ही अपनी ड्रेस चेंज करता है, बल्कि वेइंग के रूम में जाता है और उसका हाल पूछता है। वेइंग को जाकर कहता है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वांग जी कहता है कि कल रात तुम्हें फीवर भी थी, अब तो नहीं है। तो वेइंग कहता है नहीं, अब मैं ठीक हूँ। तो वांग जी अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है क्या वेइंग ने अच्छे से खाना खाया। तो सेक्रेटरी कहता है हाँ सर, हमने इनका अच्छे से ख्याल रखा और इन्होंने भी अच्छे से खाना खाया। वांग जी जब ये सब पूछ रहा था तो वेइंग को नोटिस हो रहा था। वो देख रहा था कि वो उसकी कितनी केयर कर रहा है, और इतनी केयर तो आज तक वेइंग को किसी ने नहीं की। वांग जी ऐसे ही वेइंग का ख्याल रखता था, और वेइंग भी वांग जी को नोटिस किया करता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, और वेइंग को भी फील हो गया था कि वांग जी को वो प्यार करता है। एक दिन अपना सामान पैक करके वेइंग वहाँ से जाने लगा। तो वांग जी कहता है वेइंग तुम कहाँ जा रहे हो। तो वेइंग कहता है अब मैं जा रहा हूँ, वापस यहाँ नहीं आऊँगा, और मैं अब तुम पर बोझ नहीं बनने वाला। तो वांग जी कहता है नहीं, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। वेइंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है, और वेइंग के जाते ही वांग जी बहुत उदास हो जाता है। वो कुछ काम भी नहीं करता। थोड़ी देर के बाद वेइंग वापस आता है। तो वांग जी हैरान होता है कि वेइंग वापस कैसे आ गया, अभी तो वो अपनी बैग लेकर गया था। तो वो पूछता है कि क्या हुआ वेइंग, अब तुम क्या भूल गए यहाँ पर। तो वेइंग कहता है मैं तो अपना यहाँ पर सब कुछ भूल गया। तो वांग जी कहता है अभी तो तुम अपनी बैग पैक करके ले गए थे, सब कुछ तुम्हारा और क्या हो सकता है। तो वेइंग कहता है तुम्हें तो मेरे सब कुछ हो, और मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। वेइंग के मुँह से ये बात सुनकर वांग जी हैरान होता है और खुश भी होता है, और वेइंग साथ में ये भी कहता है कि मैं अपना सामान तो भूल भी जाऊँ, अपने बच्चे के पापा को कैसे भूल जाऊँ। तो वांग जी को ये पता चलता है कि वेइंग प्रेग्नेंट है। तो वांग जी बहुत खुश होता है, वेइंग को अपने गोद में उठा लेता है।
तो विंग कहता है अरे अरे नीचे रखो। तो वांग जी कहता ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे ये बात बताओ कि तुम बैग पैक करके कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है अरे वो मेरा सामान नहीं था, वो तो मैंने ज़रूरतमंदों के लिए कपड़े निकाल कर रखे थे, उनके लिए उनको देने के लिए जाना था। तो वांग जी कहता है अच्छा ये बात है। फिर वांग जी नोटिस करता है कि विंग की उंगलियों में वही रिंग थी जो वांग जी ने विंग को दी थी। तो वांग जी पूछता है ये रिंग तुम्हारे पास कैसे आई। तो विंग कहता है तुम तो हो ही अकड़ू, इतनी महंगी रिंग ऐसे ही फेंक के आ गए। तो मैंने वो रिंग ले ली थी तुम्हारे जाने के बाद। तो वांग जी कहता और क्या, वो रिंग अगर तुम्हारे कोई काम नहीं आ सके तो मेरे लिए भी एकदम बेकार है, चाहे वो कितने ही कीमती क्यों ना हो। तो विंग कहता है बस इसी बात से तो मैं तुम पे मरने लगा हूँ, तुमने मेरे लिए खुद को इतना चेंज किया, आई एम इम्प्रेस। तो वांग जी कहता है अच्छा। फिर विंग और वांग जी दोनों किस करते हैं। तो इसी के साथ अपनी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है फ्रेंड्स। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल वांगशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही लव स्टोरी लाती रहूँगी, और अच्छी है या नहीं ये आपको खुद बताना होगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं एक न्यू लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।